सरकार के सामने इस बात को मजबूती के साथ में रखा और उसको भी आपने राजस्थान से श्री गणेश करने का जो काम किया, इसके लिए मैं हम सब की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद। मेरे पास अचानक फोन आया कि राहुल गांधी जी कोटा छात्रों के साथ संवाद करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। एग्जाम के 2-3 ही दिन थे। मुझे चिंता हुई कि कैसे बच्चे आएंगे, कैसे होगा। राहुल गांधी जी को राजस्थान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, हर कार्यक्रम उनका हिट गया है। ये कार्यक्रम, इसमें हमारा कोई ज्यादा कांग्रेस पार्टी का रोल भी नहीं था। बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना था और बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा के उस कार्यक्रम में आना था और राहुल जी के साथ संवाद करना था, चर्चा करनी थी, राहुल जी को सुनना। तो कांग्रेस का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। हम एक दिन पहले चले गए, बैठ गए, नेता सारे बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको किसी कांग्रेस के वर्कर को नहीं लाना। ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है केवल छात्रों की समस्या को सुनना, उनके अभिभावकों की, पिता माता जी की समस्या को सुनना और उसको मेरे विचारों के साथ में मिलाकर के देश के सामने रखना और सरकार के सामने रखना। और वही हुआ। जब पता लगा कि राहुल गांधी जी आ गए 6 बजे का समय था, फिर राहुल गांधी जी को 1 घंटे बाद में आना था, लेकिन 6 बजे उस कार्यक्रम स्थल के अंदर 3-3.5 हजार की कैपेसिटी थी। जितने अंदर स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियां खड़े थे, उतने ही बाहर लाइन में लगे हुए थे अंदर प्रवेश करने के लिए। हमारे नेताओं का एक कोने में एक जगह रख दी गई 100 लोगों को कि साहब इस कोने में आप बैठ जाइए, आपको कार्यक्रम देखना, आपका कोई रोल नहीं। और जब राहुल गांधी जी बोलने लगे तो मैं समझता हूं कि उस दिन के बाद में पता सबको था, लेकिन इतना गहराई से किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, कभी किसी ने भी नहीं लगाया कि ये हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, दिक्कत कहां है। उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से ये कहा कि 5 एग्जाम इस देश के अंदर हैं, उसमें नीट आ गया जिससे डॉक्टर बनते हैं, जेई है जिससे इंजीनियर बनते हैं, यूपीएससी है जिससे आईएएस बनते हैं, डिफेंस है जिससे फौज में अधिकारी बनते हैं। तो ये जो 3-4 एग्जाम्स हैं, उसके अंदर उनका ये कहना था केवल भारत के नौजवान छात्र इस दिशा के अंदर 90% के लगभग इसी काम में लगे हुए। और जब तैयारी करते हैं, पैसा जो लगता है, उन्होंने बताया, उन्हीं से पूछा कि आप बताइए, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा साहब कोचिंग में हम साल के 1.25 लाख रुपए देते हैं, 50-60 हजार रुपए हमारे इसके भी लग जाते हैं, रहने के किराए के लग जाते हैं, फीस के लग जाते हैं, कपड़ों के लग जाते हैं, बुक्स के लग जाते हैं, और तकरीबन बात यह है कि 3-3.25 लाख रुपए एक बच्चे के लग जाते हैं। और अगर 2 साल रहता है तो भी 4-4.5 लाख रुपए उसके 2 साल की तैयारी के पैसे लग जाते हैं। तकरीबन 2 साल से पहले कोई सेलेक्ट नहीं होता, या तो 10वीं 12वीं में पढ़ते ही चला जाएगा या फिर 1 साल बाद में भी जाएगा, तो 2 साल की तैयारी करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उसके बाद में जब ये इतने लोग तैयारी करते हैं, जैसे कोटा में एग्जाम्पल दिया कि पहले 2.5 लाख बच्चे आते थे, अब की बार भी 1.5 लाख बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं। सीकर के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे आते थे, अब की बार भी 55, 60, 70 हजार तैयारी कर रहे हैं। ऐसे जयपुर में कर रहे होंगे। तो सब जगह कुल मिलाकर के ये जो बच्चे हैं, ये 5 एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन का जो रेशियो होता है वो उन्होंने बताया था कि जैसे 3000 बच्चे इस हॉल के अंदर, उस स्टेडियम के अंदर हैं, अगर इनमें से यूपीएससी का सिलेक्शन होगा तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा 3000 के पीछे। अगर डॉक्टर का नीट का सिलेक्शन होगा तो 80,000 सीटें हमारे पास में हैं पूरे देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर 180 लोगों का सिलेक्शन इस 3000 में से हो सकता है।
ऐसे ही इंजीनियरों का बताया कि आप आईआईटी में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, लेकिन उनका ये कहना था कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएगा वो प्राइवेट में जाएगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपए तक भी प्राइवेट कॉलेज में लेंगे, जो मिडिल क्लास या गरीब नहीं दे सकता। 80% इंजीनियरिंग किए हुए या आईआईटी किए हुए आज भी बेरोजगार हैं। तो उनका यह कहना था कि पूरे देश के युवा 5 एग्जाम्स के पीछे क्यों हैं, 5 नौकरियों के पीछे क्यों हैं, और उनके अंदर इतना पैसा लग रहा है। नीट में 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उन्होंने बताया कि 1.25 लाख करोड़ रुपए उन बच्चों का, जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से, कोचिंग में, मकान किराए में, बुक्स में, ड्रेस में, उनमें लग जाता, खर्चा लग जाता। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के लिए एक एग्जाम में लगते हैं और सिलेक्शन होता है 3000 के पीछे 180 का। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये 5 एग्जामों पे अगर जो कोचिंग वगैरह खर्चा रह करके तैयारी करते हैं यूपीएससी की और सारे, तो ये जो पैसा लगता है वो कोचिंग वगैरह में एक माँ बाप का 3.5 लाख करोड़ रुपए पैसा लगता है। तो 3.5 लाख करोड़ रुपए, उन्होंने कहा रिजल्ट क्या आता है कि 3000 के पीछे एक आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, और 180 डॉक्टर बनते हैं और कुछ 300 कुछ इंजीनियर बनते हैं। तो बाकी के लोग पैसा लग गया, किसी काम के भी नहीं रहे, न तो सिलेक्शन हुआ न कोई हुआ। अगर इंजीनियरिंग कर भी लिया तो बेरोजगार है, डॉक्टर कर भी लिया तो फिर बेरोजगार है, फिर नौकरी नहीं है। और ये 3.5 लाख करोड़ रुपए जो राहुल जी ने बताया और हमारी आंखें खुल गई, प्रताप सिंह जी, उनका ये कहना था कि हमारे देश की भारत सरकार के 5 डिपार्टमेंट, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जन कल्याण के जो डिपार्टमेंट हैं, उनका 5 का बजट एक साल का 3.5 लाख करोड़ रुपए होता है। जब 5 डिपार्टमेंट भारत सरकार के 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका बजट है, पूरे देश में लगता है, उतना पैसा तो इन 5 एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाता है और रिजल्ट 1% भी आता नहीं है। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इस देश की, वो शिक्षा व्यवस्था आज के दिन कोलैप्स हो चुकी है। इन नौजवानों को बर्बाद करने वाली होगी, इनके माता पिता को कर्ज में डुबोने वाली होगी। किसी का गहना बिक रहा है, किसी की जमीन बिक रही है, किसी का कुछ बिक रहा है। तो सबके दिमाग में हमारे सबके आए, यार बात तो सही है, हमने कभी ये दिमाग ही नहीं लगाया, सोचा ही नहीं ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज राजनीति नहीं करने आया, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी को कोई गलत नहीं बता रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि आज मेरी इस आवाज की बात में ये युवा क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, इस देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और वो चाहते हैं वो आवाज हम सरकारों तक पहुंचाएं और अपने आप को कमिटेड करें कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस व्यवस्था को ऐसे करेंगे कि सब लोगों को लूटे भी नहीं, उनकी जेब भी नहीं कटे, वो कर्ज से जो है उनका घर भी ना बिके, उनकी जमीन नहीं बिके, और इन बच्चों को कोई न कोई रास्ता मिलकर के रोजगार करने का काम है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत मौलिक बात है, कोई इसमें राजनीति नहीं है। उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला पेपर लीक, और आज हम बोल रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, फिर दुगुना पैसा लग रहा है। एक बार पेपर ढंग से दे दिया, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आज मेरे कितने नंबर आए उसके बाद में, अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा होगा, एसआई का रिजल्ट आया दोबारा लिया, उसमें क्या स्थिति बन रही है, नीट का दोबारा रिजल्ट आया उसमें वो बच्चे उतने नंबर नहीं ला पा रहे। तो एक मतलब उनको सबको गलत नहीं मान सकते, लेकिन आदमी का जब पेपर करने बैठता है तो उसका क्या दिमाग किस तरीके से चलता है, दोबारा दूसरा पेपर आएगा तब उसका क्या माइंडसेट रहता है और क्या पेपर उसको कैसे कर पाता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। 25 तारीख को हमारे जयपुर में, हमारे कोटा में, हमारे सीकर में, ऐसे पूरे देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में जहां छात्र हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी के हमारे एआईसीसी के नेता आएंगे
और नेता आने के बाद में आपसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। यहाँ हमारे जो है इसके एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी हैं, उनको यहाँ पर मोबिलाइजेशन के लिए लगाया गया है। वहां पर जिग्नेश मेवानी जी कोटा के अंदर आएंगे, सीकर के अंदर हरीश काजला जी आएंगे, और फिर भी श्रीनिवासन जो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो उन बच्चों से चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे लोग सारे जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। राहुल जी का ये कहना है कि भाई देश के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण से है, उसकी खामी के कारण से है। वरना जो देश हैं जैसे नेपाल चाइना है या दूसरे जो विकसित राष्ट्र है, वहां पर जो उनके एजुकेशन का जो मॉडल है उसमें 200, 300, 500 प्रकार के ऑप्शन खुले हुए हैं। हर व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगाना चाहेगा उसमें जाएगा, कोई प्लास्टिक का काम करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम करेगा, कोई वायर का काम करेगा, कोई दूसरी चीज का करेगा, कोई फर्नीचर का करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। ऐसे हजारों तरीके के वहां पर ऑप्शन हैं। हर बच्चा अपना अपना, वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वो पढ़ते पढ़ते वो अपने आप लाइन सेट कर लेता है कि मुझे इस काम के लिए जाना है, मुझे सरकारी नौकरी पकड़नी है, मुझे प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में भी मुझे इस सेक्टर में जाना है। तो वहां पर कोई बेरोजगार नहीं है। चाइना में हमारे से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी आप देखिए उनकी जो प्रोडक्शन, हम 70% सामान जो है चाइना का जब यूज में लेते हैं तो हमारे देश की करेंसी वहां पर जाती है और वहां के लोग फुर्सत में नहीं है और हमारे लोगों के पास में काम नहीं। तो ये जो सारा का सारा काम किया है वो मैं समझता हूं कि हमको हर जगह, हर गांव में, गली में जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। ठीक है, हम राजनीति में रहने वाले लोग हैं तो राजनीति की बातें भी करेंगे, लेकिन ये समस्या कॉमन है। अगर कोई बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी की विचारधारा को, आरएसएस की विचारधारा को अगर फॉलो करता है, लेकिन अगर उसका बेटा भी इस तरीके से एग्जाम देके लूट रहा है और वो अपना भविष्य नहीं बना पा रहा है, तो उसके लिए भी ये चिंता का विषय है और हर सरकार को कम से कम इस दिशा में सोचना चाहिए। और लोगों की राय लेने के बाद में राहुल जी ने कहा कि हम समय आने के ऊपर बताएंगे कि इसका सोल्यूशन ये है। मैं आज पहले दिन सोल्यूशन नहीं बता के जा रहा हूं, मैं लोगों की राय लेकर के और उसके बाद में हम लोग हमारे सोल्यूशन बताएंगे। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी सरकार बनेगी तो हम उस मॉडल को लागू करेंगे। ये कहें। अब थोड़ी राजनीति की बात हो जाए। जब राजनीति में है और प्रताप जी को सुनने के बाद में राजनीति की बात नहीं करे तो चल नहीं सकता। निश्चित रूप से प्रताप सिंह जी, आपने जो उद्गार कांग्रेस पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, हो सकता है मेरे लिए व्यक्तिगत भी आए, मैं सैल्यूट करता हूं कि ये जज्बा हर कांग्रेसी के व्यक्ति को रखना पड़ेगा। आप छोटी सी बात में समझ लो, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, और जब कोतवाल ने पकड़ा तो कोतवाल ने सवाल उठा दिया, तू चोर है। समझ गए बात को? अगर किरोड़ी जी में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी होती, एक रत्ती भर भी, एक पैसे भर भी, तो आरोप तो जिंदगी में ही लगाए उन्होंने, लेकिन आरोप लगाने से पहले उनको अपने डिपार्टमेंट में हुए लूट, मैं कहता हूं डकैती, जो उनके नाम से की गई, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और अपने डिपार्टमेंट की जांच स्वयं और बड़ी से बड़ी एजेंसी को, ईडी तक को इसमें शामिल करके उनको जांच करानी चाहिए थी। अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसको अपनी ईमानदारी का सबूत अब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 43 लाख रुपए किरोड़ी लाल जी आपके द्वारा नियुक्त, आपके पसंदीदा व्यक्ति जुगल किशोर बिश्नोई के और उनके रिलेटिव के, उनके लोगों के घर पे एसीबी ने, आपकी सरकार ने पकड़ा है। गोविंद डोटासरा, प्रताप खाचरियावास ने नहीं पकड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जिन लोगों को, 2 कर्मचारियों को
अपने डिकोई का सदस्य बताया कि ये मेरे छापेमारी के सदस्य हैं, डिकोई ऑपरेशन डिकोई के सदस्य हैं। आज की तारीख तक वो चिट्ठी दिखा दीजिए जिसमें आपने कोई डिकोई गठित किया हो और उसके अंदर आपने कहीं भी इन लोगों को किसी भी जगह दुकान में जाकर के छापा मार करके और उसकी जांच करने का आपने कोई अधिकार किस नियम, किस विधान के तहत किस अधिकारी के हस्ताक्षर से दिया गया। नंबर 3, जब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई जिन 2 कर्मचारियों के खिलाफ जो आपके आदेश से कि मेरे साथ रहेंगे, उनका आदेश है कि मेरे साथ रहेंगे ये कर्मचारी, केवल इतना ही आदेश है कि ये अपना मूल काम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे साथ रहेंगे। तो उस दिन किरोड़ी जी तो थे नहीं सिक्कर में, और उनके साथ जो 2,43,00,000 से जुगल किशोर बिश्नोई पकड़ा गया वो उस दिन मौजूद था। 3 दिन सिक्कर में रहा, 3 दिन वो होटल में रहा, मंत्री जी के ओट की बंद करके पैसे मांगे गए, और जब पकड़ करके बीच वालों ने थाने में जमा कराया तो मंत्री जी ने फोन किया एसपी को कि राजकीय कार्य में बाधा डाली है, इन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, ये तो मेरी टीम के बहुत ही कट्टर ईमानदार, केजरीवाल से भी ज्यादा ईमानदार सदस्य हैं, इनकी एफआईआर लॉन्च करो। और वो एफआईआर लॉन्च की जाती है और उस एफआईआर लॉन्च में जुगल किशोर बिश्नोई एसपी ऑफिस में और थाने में साथ स्वयं उन दोनों कर्मचारियों के साथ मौजूद रहता है। और जुगल किशोर उसी दिन 2 घंटे बाद में जब ये खुलासा हो गया तो जयपुर की एसीबी उनको गिरफ्तार करके ले जाती है और 2 दिन बाद में पैसों के साथ में उनको बरामद करके जेल के सलाखों में डालती है। तो मंत्री जी, हमने तो केवल इतना ही पूछा है कि आप कट्टर ईमानदार हो, लेकिन आपके पीछे से डकैती पड़ रही है। खाद और बीज वालों के 1200 छापे आपने जहां जहां डाले या डलवाए, उनसे सबसे वसूली हो रही है। इसलिए आप अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए केवल और केवल जांच करा दो और मुख्यमंत्री को कह दो कि भाई ईडी बुलाओ, डोटासरा और प्रताप जी के आइए तो मेरे भी आनी चाहिए, ये तो कह दो आप। हमने कभी नहीं कहा कि कौन चोर है, हम तय करने वाले नहीं हैं, हम चोर तय करने वाले लोग नहीं हैं, वो एजेंसियां तय करती हैं। अगर हमें गड़बड़ लगी तो हमें हमारे को करेंगी, उनको उनमें गड़बड़ लगी उनको करेंगी। लेकिन वो मंत्री जो अपने आप को कहता है मैं तो टाइगर हूं, शेर हूं, पता नहीं क्या क्या हूं, वो जाकर के कहता है मुख्यमंत्री मेरे को मारना चाहता है, मेरे खिलाफ एसीबी छोड़ रखी है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करो तो ठीक रहेगा। भाई ये कौन सी भाषा है भाई? आप तो बुढ़ापे में जाके पूरे ही एक्सपोज हो गए, आप तो पूरे ही नंगे हो गए। आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ये बहुत बड़ा घपला है, किसानों के साथ में लूट हुई है और ये जो बीज और खाद के जो बेईमान लोग हैं उनको वापस, मेरे अधिकारी और कर्मचारी मेरे विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं जो इनको पैसे देके पैसे दे रहे हैं और नकली खाद और बीज से किसान का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनकी विस्तृत जांच कराई जाए और ईडी से भी कराई जाए। मैं सैल्यूट मारूंगा उस दिन जिस दिन ईडी के लिए किरोड़ी लाल जी चिट्ठी लिखते। तो मैं यार बड़ा जोरदार आदमी है, मतलब इतनी सी बात नहीं, तो फिर तो आप क्या लड़ाई लड़ोगे बताओ? आप मुख्यमंत्री को और सरकार को चैलेंज कर रहे हो कि लक्ष्मण रेखा मत लांघो और अकेले जाकर के डीजी से मिल रहे हो, एसीबी के डीजी से। अरे जांचें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आप लोग करवा रहे हो, हमारी भी करवाई, हमारी भी करवा रहे हो, इनकी भी करवा रहे हो, हम तो कभी नहीं गए। और एक दिन आंजना जी के साथ गए थे तो 10 लोग साथ में गए थे, आपकी तरह अकेले जाकर के पैरों में नहीं पड़े कि मेरे को बचा लेना, मेरे को बचा लेना, मेरे को बचा लेना। और मेरे पास प्रमाण है।